नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने भारत को अल्प विकसित और विकासशील देशों तथा पश्चिमी देशों के बीच बताया सेतु। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई को उच्च सदन के नेताओं की बुलाई बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक आम रणनीति का किया आह्वान। दिल्ली की अदालत ने कोयला घोटाले मामले में राज्यसभा के पूर्व सांसद विजय दड्डा और पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता को करार दिया दोषी। विंबलडन टेनिस, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू इब्डेन की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। आज वेस्ली कुलहोफ और नील स्कूपस्की की जोड़ी से होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकासशील देशों और पश्चिम जगत के बीच सेतु बताया है। फ्रांस के एक अखबार के साथ भेंटवार्ता में श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को लंबे समय से अधिकारों से वंचित रखा गया, जिसके कारण इन देशों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत को उसका न्यायोचित स्थान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया की आवाज उठाने का दावा किस तरह कर सकती है जब सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में व्यापक फेरबदल की पैरवी की। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार बताया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर भारत के विचारों को साझा करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत सभी मतभेदों का संवाद और कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण समाधान का पक्ष धर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सभी देशों की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सम्मान करता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक 6 मौलाना आज़ाद रोड पर होगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और इसके 11 अगस्त तक चलने की आशा है। इससे पहले एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से आग्रह किया था कि वे मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य विषयों पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने बताया कि 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। संसद का मानसून सत्र पुराने संसद भवन में होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवादी हिंसा फैलाने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। श्री शाह ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और NFT के युग में अपराध तथा साइबर सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवादियों द्वारा वित्तीय लेन देन के लिए नए तरीके तथा नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा तंत्र तथा डिजिटल ढांचे के लिए खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कुछ असामाजिक तत्व और वैश्विक ताकतें द्वारा नागरिकों तथा सरकारों को आर्थिक एवं सामाजिक नुकसान पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक सुरक्षा चुनौतियों में बदलाव चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी साइबर हमले, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डाटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न और बाल शोषण से लेकर फेक न्यूज़ तथा टूलकिट के माध्यम से दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने परस्पर जुड़ी दुनिया में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने इस समस्या से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए साझा रणनीति बनाने का भी आग्रह किया। पिछले 9 वर्षों के दौरान डिजिटल क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में अग्रणी देशों में है और 2022 में देश में 9 करोड़ लेन देन डिजिटल माध्यम से हुए। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन के भारतीय मॉडल दुनिया में उदाहरण के रूप में सामने आए हैं। श्री शाह ने कहा कि G20 समूह में साइबर सुरक्षा पर यह पहला सम्मेलन है। अब तक G20 में डिजिटल बदलाव तथा आर्थिक दृष्टिकोण से डाटा के प्रवाह पर जोर रहता था, लेकिन अब अपराध तथा सुरक्षा का पहलू और इसका समाधान निकालना भी जरूरी है। इस मौके पर श्री शाह ने देश के 7 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से साइबर स्वयंसेवी दस्तों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये स्वयंसेवी समाज में साइबर जागरूकता फैलाने तथा हानिकारक विषय वस्तु की पहचान कर समाज को साइबर रूप से सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने इस मौके पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। भारत के चंद्रमा की खोज के तीसरे मिशन चंद्रयान 2 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 26 घंटे की उल्टी गिनती आज दोपहर 1:05 पर शुरू हुई। भारतीय अंतरिक्ष विकास संगठन इसरो SLVM-3 रॉकेट से कल दोपहर 2
35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेगा। भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग कराने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संयुक्त रूप से मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान सहयोग का रणनीतिक ढांचा विकसित कर रहे हैं। नासा भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को आमंत्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह मानव जाति के कल्याण के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्वेषण के दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है। श्री सिंह क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ पर सहयोग प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए आयोजित सम्मेलन में भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गर्सिटी के संबोधन के बाद बोल रहे थे। ये प्रस्ताव 31 अगस्त तक प्राप्त किए जा सकते हैं। इस संबंध में भारत अमेरिकी प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमशीलता के ऐसे प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं जो व्यवहारिक, सामाजिक रूप से प्रासंगिक हैं। यह सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न पहलुओं के अनुरूप भारत अमेरिकी प्राथमिकताओं को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2023 की अंडर ग्रेजुएट परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जिन आवेदकों ने इस परीक्षा में भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in से अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी जारी होने के साथ ही अब परीक्षा परिणाम की जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि परिणाम की घोषणा की आधिकारिक तारीख अभी नहीं बताई गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। दिल्ली की एक अदालत ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव SC गुप्ता को छत्तीसगढ़ में कोयला खंडों के आवंटन में हुई अनियमितताओं के मामले में दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने दर्डा के बेटे देवेंद्र दर्डा और 2 वरिष्ठ लोक सेवकों के S क्रोफा और KC समरिया तथा JLD एवतमाल एनर्जी लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी दोषी ठहराया है। मौसम विभाग ने आज देश के पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कल बहुत तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। अगले 4 दिनों में पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर और 15-16 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। भारी वर्षा तथा भूटान के कुरिचू बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बोगाईगांव, विश्वनाथ, चिरांग, धेमाजी, लखीमपुर क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रभावित लोगों की संख्या में कुछ कमी आई है, जबकि बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई है। कोकराझार और चिराग जिलों में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2 दिनों में राज्य के पश्चिमी जिलों में भी भारी वर्षा की संभावना है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में भी जलस्तर बढ़ रहा है। भूटान के किरुचू बांध से कल पानी छोड़े जाने के कारण बोगाईगांव, चिरांग जिले में अचानक बाढ़ आ गई है, जिससे दोनों जिलों में सड़कों, पुलों और घरों को नुकसान पहुंचा है। भूटान इस बांध से कल भी पानी छोड़ेगा। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत केंद्र स्थापित किए हैं। भारत के निषाद कुमार ने पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। उन्होंने यह पदक ऊंची कूद की T47 प्रतिस्पर्धा में जीता है। इस जीत के साथ निषाद इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले दूसरे एथलीट बन गए हैं। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू इब्डेन का मुकाबला पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में आज शाम नीदरलैंड्स के वेस्ली कुलहोप और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी से होगा। बोपन्ना और इब्डेन की जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में बार्ट स्टीवंस और टेलोन ग्रिक्सपुअर की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में आज तुनिसिया की ऑनर जेबुअर का मुकाबला बेलारूस की अरीना सवालेंका से होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।